नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 10 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूरे 30 सवाल लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार आपको सवाल दिखेगा और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई घाटा नहीं होने वाला है। आइए देखें आज का पहला सवाल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ आएगा। भारत सरकार ने किस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। इसका सही जवाब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में जारी हुआ था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ये बात भी ध्यान रखिएगा ताकि कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। आइए देखें अगला सवाल। किस ब्रिटिश शासक ने के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा कब प्रारंभ की गई? किस ब्रिटिश शासक के काल में? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा। आइए देखें, थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं। 7 मार्च 1835 ईस्वी के एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे, 1835 तक रहे थे, सब लोगों को पता होगा। आइए देखें अगला सवाल। शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने क्या किया था? चार्ल्स वुड का डिस्पैच से क्या हुआ था? इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है शैक्षिक संस्थाओं के सरकारी अनुदान की सिफारिश की थी। शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने शैक्षिक संस्थाओं के सरकारी अनुदान की सिफारिश की थी। आइए दिखाते हैं डिटेल। इसके अनुसार निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिया जाए, ऐसा कहा गया था। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय खोले जाएं। इनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करवाना हो। शिक्षा के प्रशासन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाए, ऐसा इसमें कहा गया था वुड डिस्पैच में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बार बार सवाल ऐसे बनते ही हैं। आइए देखें अगला सवाल। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? इसका सही जवाब है भारतीय शिक्षा पर। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल। 1917 में डॉक्टर माइकल सैंडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया, जिसे सैंडलर आयोग कहा गया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 1917 ईस्वी में किया गया था। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? बहुत अच्छा सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया था? रिपन, कर्जन, लिटन और बेंटिंग ने में से किसने हटाया? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन ने। आइए दिखाते हैं डिटेल, कब हटाया था, क्या हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय समाप्त कर दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल बनता है। आइए देखें अगला सवाल। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल था। प्रेस को आज़ादी देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लिटन, रिपन, डफरिन और मेटकॉक। इसका सही जवाब है मेटकॉक। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉक 1835 से 36 में रहे थे, 1 साल ही रहे थे, लेकिन उनको समाचार पत्रों
से सभी प्रतिबंध को हटाने के कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही जो है उनकी एक मेन उपलब्धि है जो जानी जाती है। बार बार सवाल बनता ही है, इसलिए सवाल कराया जा रहा है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। आइए देखिए अगला सवाल। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? स्त्री शिक्षा, उच्चतम शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते जाएंगे। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हंटर कमीशन का गठन किया गया जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। सवाल आता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं बहुत, इसलिए पूरी बातों को नोट करते हुए चलिएगा, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, कार्लायल परिपत्र, हंटर कमीशन या अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। इसमें से कुटीबद्ध में आपको बताना है। इनमें से सबसे पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन, फिर कार्लायल परिपत्र और पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। अलीगढ़, आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल आपको। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा 4321। ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है 1920-21 में आप खोजिएगा नेट पर तो दिखेगा, वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की गई थी तथा नॉर्थ बुक द्वारा उसे 10,000 रुपये दान दिया गया था। और 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया, जो कि उसके बाद में हुआ। तो सबसे पहले 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। 4321 हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 के लगभग हुई थी, इसलिए बी जवाब सही है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवादियों का मुखपत्र था? उदारवादी नरम दल वाले को बोला जाता था। इसमें से उनका मुखपत्र कौन सा था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर और फ्री प्रेस जर्नल। इसका सही जवाब है लीडर था उनका मुख्य प्रेस। आइए दिखाते हैं डिटेल आपको। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इसलिए बातों को ध्यान दीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी, इसमें से यंग इंडिया जो है गांधी जी का, फ्री प्रेस जर्नल जो है न्यूज एजेंसी थी, इसलिए लीडर समाचार पत्र ध्यान रखिएगा उदारवादियों का समाचार पत्र था। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, कराची में। इसका सही जवाब है कलकत्ता में। 1863 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता की मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा नाम को। आइए देखिए अगला सवाल। हमारे इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सवाल है। चार्ल्स विल्किंस, मैकाले और विलियम बेंटिंग। ये कथन जो है मैकाले का है। हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज रहेंगे। यह कथन मैकाले का था। ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह किसके बारे में है? सती प्रथा, कृषि, शिक्षा, समाचार पत्र की स्वतंत्रता। इसमें से 1835 ईस्वी में क्या निर्णय लिया गया था?
1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे उस समय 1835 तक। इसमें से सती प्रथा किसी शिक्षा का लिया गया था, ध्यान रखिएगा। ये दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हो गया था। ठगी प्रथा का अंत बेंटिंग ने 1830 ईस्वी में किया था और 7 मार्च 1835 ईस्वी के एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इसलिए 1835 में एक महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा पर लिया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। सती प्रथा भी 1829 में ही और ठगी प्रथा भी पूछता है, उसका अंत बेंटिंग ने की थी 1830 ईस्वी में ही। आइए देखिए अगला सवाल। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। इसमें से भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी पूछ रहा है, कौन थी? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र सब लोगों को पता होगा, बंगाल गजट। आइए दिखाते हैं डिटेल आपको। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिस्की को मिला। उसने 1880 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल बनता ही है। विश्व के पहले न्यूज एजेंसी साल 1846 में एसोसिएटेड प्रेस के रूप में किया गया था। भारत में मौजूद समाचार एजेंसियों में पीटीआई, जिसका पूरा नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें भारत के लगभग 500 से अधिक समाचार पत्र रजिस्टर हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहला समाचार पत्र एजेंसी पूछेगा, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। आइए देखिए अगला सवाल। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। अल हिलाल का प्रकाशन, इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए अल हिलाल साप्ताहिक उर्दू पत्रिका प्रारंभ की थी, ध्यान रखिएगा। 1905 के विभाजन के बाद बंगाल से विभाजन हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होने लगे थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पूरे हिंदुस्तानी थे, जिनको कि सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे थे। इसलिए वो देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए ये साप्ताहिक उर्दू पत्रिका निकाले थे। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये भी बनता है। सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी है जानना। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, इसलिए बातों को ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से गलत कौन सा है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन का ही है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी का है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी का ही है। अभ्युदय महात्मा गांधी का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें से गलत कौन है? तो ये अभ्युदय है, डी गलत है। नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित अभ्युदय राम कथा पर आधारित हिंदी का पहला और महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसलिए ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी का नहीं है, नरेंद्र कोहली का है, जो कि राम कथा पर आधारित है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में से एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? कौन सा एक्ट के द्वारा लागू हुआ था? इसका सही जवाब है वुड का डिस्पैच, अभी ऊपर ही बताया था, ध्यान रखिएगा वुड डिस्पैच। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत बार ये सवाल बनता है, मैग्ना कार्टा क्या है? उनके इस आदेश पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया।
स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया। उनके इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। इसलिए वुड का डिस्पैच, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आइए देखिए अगला सवाल। यंग इंडिया के संपादक कौन हैं? सब लोगों को पता होगा यंग इंडिया के संपादक। बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए। सही जवाब महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का बहुत बार बताया भी गया है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी? बहुत बार ये भी सवाल बना है। सब लोगों को पता होगा डलहौजी की कूटनीति, इसलिए नाम आप भूलिएगा नहीं। डलहौजी की कूटनीति, उन्हीं के बाद 1857 की क्रांति हुई थी उसी के कारण, लेकिन उस समय डलहौजी चले गए थे। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। कंपनी के राज का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया, जो गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। बातों को ध्यान रखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। आइए देखें अगला सवाल। सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ? ये सवाल भी बनता है। प्रथम रेल सेवा 1853 ईस्वी में चालू हुई थी। सब लोगों को पता होगा, मुंबई से थाने के बीच में चली थी पहली रेलगाड़ी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो डलहौजी के ही शासनकाल में हुई थी। कुछ अच्छे काम भी हुए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। सती प्रथा अभी ऊपर ही मैंने बता दिया था। इसमें से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही सती प्रथा को बंद किया गया था। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा 1829 बार बार सवाल बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज स्वीकार नहीं हुआ? इसमें से कौन सा राज स्वीकार नहीं हुआ? झांसी, सतारा, संभलपुर, अवध। सही जवाब है अवध जो है स्वीकार नहीं हुआ था डलहौजी की कूटनीति का। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। सबसे पहले सतारा। डलहौजी ने इस नीति के कठोरता के साथ पालन किया और सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा तो आपको अपने आप आंसर निकल जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित थी? तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान और पंजाब। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल कौन थे। अफगानिस्तान के संदर्भ में 1865 ईस्वी में भारत के वायसराय सर जॉन लॉरेंस ने कुशलता, आक्रामकता या अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती कर ली थी। इसलिए मानने वाले सर जॉन लॉरेंस ही थे। 1865 ईस्वी में अफगानिस्तान की नीति आक्रामकता। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कर्नवालिस ने बहुत सुधार किए, लेकिन इसमें से कौन सा कथन असत्य है? में जो है भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, ये जो है असत्य है। ध्यान रखिएगा बी आंसर। भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार नहीं खोले थे। बाकी सब कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, कंपनी के खर्चों में कमी की, कानूनों को संग्रहित किया, सारे काम किए, लेकिन भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार नहीं खोले थे। आइए देखें अगला सवाल। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया? सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम अलेक्जेंडर को भेजा गया था। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। प्रभावी आक्रामकता की नीति का जनक कौन था? प्रभावी आक्रामकता, अभी आक्रामकता के बारे में बताया ऊपर ही।
कि नीति का जनक जो है लॉरेंस को ही माना जाता है। सवाल कहीं से भी बन सकता है, इसलिए पूरी बातें बताई जाती है ताकि आपको ध्यान रहे। सर जॉन लॉरेंस के लिए कुशल आक्रामकता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख JWS वाइली ने एक लेख में किया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान से लिया था आक्रामकता की नीति, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर ही बताया। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। इसके कारण ही, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। लॉर्ड लिटन 1878 में कार्यभार संभालते ही अफगानिस्तान के अमीर शेर अली से काबुल में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखने के लिए कहा। चूँकि शेर अली को यह आशंका थी कि अंग्रेजी रेजिमेंट अफगानिस्तान पर अंग्रेज़ों की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है, अतः उसने अंग्रेजी रेजिमेंट रखने से साफ मना कर दिया। इस पर जो है लॉर्ड लिटन ने उनको धमकी भी दी, परंतु शेर अली लिटन की बातों पर ध्यान न देकर रूस से संधि कर लेता है और काबुल में रूसी रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों को नहीं रखा, इसलिए ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसलिए अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोक दिया, इसलिए जो है द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। सवाल बनता ही है, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया? दो, तीन, चार, पाँच। इसका सही जवाब है 3 श्रेणियों में किया गया था, ध्यान रखिएगा। गोद निषेध नीति। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का गवर्नर जनरल पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला? यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 में कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपको नाम पता ही होना जाना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1833 ईस्वी में। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, पूरे 30 सवाल लिए गए हैं दोस्तों। भू राजस्व का अस्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिंक। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। भू राजस्व का अस्थायी प्रबंध सबसे पहले जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। आइए दिखाते हैं डिटेल उनको। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसमें बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया, जिसमें कंपनी के पास 90% और खुद के पास 10% ही रखना होता था। किसानों को ये जो है स्थायी बंदोबस्त था। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।